इस लेक्चर में हम रिएक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। हम देखेंगे कि रिएक्ट एप्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, रिएक्ट ऐप कैसे बन क्रिएट की जाती हैं और उनको कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। रिएक्ट जो है हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब जो रिएक्ट लाइब्रेरी है ये हमें अलाउ करती है कि हम यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स बना लें और उन कंपोनेंट्स को हम बाद में रीयूज भी कर सके। तो इससे हमारा डेवलपमेंट टाइम भी कम लगता है। रिएक्ट उसके अलावा फास्ट और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बनाती है, क्योंकि एजेक्स की तरह रिएक्ट भी को भी जब सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है तो वो पूरा पेज रीलोड करने की बजाय वो स्पेसिफिक पार्ट्स में ही जो चेंजेस आते हैं उसको अपडेट करती है। तो इस वजह से रिएक्ट भी हमारे पास जो है एक फास्ट और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन लाइब्रेरी है। आजकल क्योंकि रिएक्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये फास्ट और एक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट जो एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस हैं, उनका फ्रंट एंड जो है, जो यूज़र इंटरफेस है, वो रिएक्ट में बनाया जाता है। बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप वेब, एयरबीएनबी, ये जो वेबसाइट्स हैं इनका फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट को यूज करके बना हुआ है। रिएक्ट वाइडली यूज क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात, ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। जिस तरह हमारा वेब पेज डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है कि हमारे पास नेविगेशन बार्स होती हैं, मेन्यू बार्स, डिफरेंट बटन्स, डिफरेंट डिव्स और काफी सारे रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं जिसको हमें बार बार जो है वो डिफरेंट पेजेस में यूज करना पड़ता है। तो रिएक्ट में अगर हम एक बार एक कंपोनेंट बना लेते हैं तो हम उसको सेम एप्लीकेशन में बार बार यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है क्योंकि ये पूरा वेब पेज रीलोड नहीं करती, कोड रीयूजेबल होता है। वर्चुअल डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हम डोम यूज करते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को उसके टैग या उसकी आईडी या क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह रिएक्ट में भी हमारे पास ये फैसिलिटी है। लार्ज एप्लीकेशंस के लिए बहुत आइडियल है और लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिएक्ट के जो है ऑफिशियल वेब पेजेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग जो है वो रिएक्ट पे काम करते हैं, तो आपको डिफरेंट जो है वो बिल्ट इन टूल्स डिफरेंट कम्युनिटी पेजेस से मिल जाते हैं। अब एग्जाम्पल है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन लार्ज पेज, रिएक्ट डिवाइड्स यूआई इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि रिएक्ट एक पूरा वेब पेज, जिस तरह हम HTML में लिखते हैं कि एक पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिएक्ट हमें अलाउ करता है कि हम उस वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उनको बाद में कंबाइन कर लें। जिस तरह नेविगेशन बार का हम एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, फुटर, साइड बार, प्रोडक्ट कार्ड। तो ये सारे कंपोनेंट्स जब हम सेपरेटली बनाएंगे तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और हम इनको कंबाइन भी करके एक न्यू वेब पेज भी बना सकते हैं। हमारे पास रिएक्ट के बेसिक फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर ये है कि कंपोनेंट बेस्ड है। रिएक्ट का मेन फीचर ही उसके कंपोनेंट्स हैं कि आपने अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लिए तो आप उसको सेम एप्लीकेशन पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या आपने अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस में बनाए तो आप उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देन वर्चुअल डोम आपको प्रोवाइडेड होता है, जिससे हम वेब पेजेस के कुछ पार्ट्स को चेंज करते हैं और हमें पूरा वेब पेज लोड नहीं करना पड़ता, तो इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरह हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह एक कंपोनेंट अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया तो उस सेम कंपोनेंट को हम कहीं पे भी बाद में यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। वन वे ऑफ डेटा बाइंडिंग, अब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, तो हम डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि पेरेंट से डेटा पास ऑन हो सकता है चाइल्ड कंपोनेंट्स में और चाइल्ड भी फर्दर कुछ डेटा
पेरेंट को सेंड कर सकता है, तो चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट में जो है वो डेटा एक्सचेंज भी इजीली हो सकता है। उसके अलावा जावा JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। रिएक्ट इज एक्चुअली जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जो हम जब रिएक्ट का कोड देखते हैं तो इसके कोड को देख के हमें ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो HTML एम्बेड हुई हुई है। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है कि ये हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, जैसे सेम हम जावास्क्रिप्ट में करवाते हैं, मगर इस वेरिएबल को जो हमने वैल्यू असाइन की है वो क्या है, वो XML में है या HTML में है, कि H1 जो टैग है उसके अंदर हेडिंग है हेलो रिएक्ट। तो JSX इज बेसिकली HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट कोड। हमारे पास रिएक्ट के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहा है आजकल वो रिएक्ट 16 यूज हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास फर्दर अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं। अब रिएक्ट 15 और 16 में डिफरेंस क्या है? रिएक्ट 15 जो है वो ओल्ड वर्जन है। इसके अंदर आपको डोम ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स की अपडेट्स जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। इसी तरह ट्रेडिशनल रेंडरिंग है कि इसमें आपको पूरा वेब पेज जो है, रिएक्ट 15 जो है वो पूरा वेब पेज लोड करती थी, बट रिएक्ट 16 में आपके पास ये इम्प्रूवमेंट आ गई है कि हम अपने कोड को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो कंपोनेंट हमें चाहिए हम उसी वक्त यूज करेंगे। और इन केस ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर हमें पूरा वेब पेज नहीं लोड करना पड़ेगा, हम जस्ट उस वेब पेज के जस्ट स्पेसिफिक पार्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है, तो इसलिए रिएक्ट 16 जो है वो मोस्टली यूज होती है। अब अगर हम रिएक्ट का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें रिएक्ट, क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। रिएक्ट का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी की भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे हम एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं कि हमें काम करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। देन हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है ऐप। ये जो फंक्शन है दिस इज बेसिकली अ कंपोनेंट। अब ये जो ऐप फंक्शन है ये इसके नाम से मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये रिटर्न कर रहा है H1 टैग में ये हेडिंग H1 हेलो वर्ल्ड। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जब ये ऐप वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि आपके पेज के ऊपर हेडिंग डिस्प्ले कर देगा H1 हेलो वर्ल्ड। अब रिएक्ट का जो हमने डोम को इंपोर्ट किया था उसका मकसद ये था कि वो आपका ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है उसका जो भी कंटेंट है वो रूट डॉक्यूमेंट में दिखा है। रूट डॉक्यूमेंट होता है आपका बिल्कुल इनिशियल पहला डॉक्यूमेंट। तो इस कोड में क्या हो रहा है कि ये एक कंपोनेंट हमने क्रिएट किया जो ये वाली हेडिंग हमें रिटर्न देगा। अब जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है रिएक्ट का वो क्या करेगा, उसने इसी तरह टैग में ये ऐप वाला कंपोनेंट इंपोर्ट किया और उसने कहा कि जो रूट डॉक्यूमेंट है, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, सेम जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जिस डॉक्यूमेंट की आईडी रूट है उसके ऊपर ये जो ऐप कंपोनेंट है ये डिस्प्ले करवा दो। जी, रिएक्ट हमारे पास मेन लाइब्रेरी है और रिएक्ट डोम जो है वो हमारे पास रिएक्ट के एलिमेंट्स को जो है वो HTML में डिस्प्ले करवाता है। ऐप, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा ये फंक्शन ये एक कंपोनेंट है, और रूट जो है वो HTML कंटेनर है। ठीक है, ये जो पूरा एक HTML पेज होता है वो। अब हम देखते हैं कि हम रिएक्ट की ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट के बेसिकली हमारे पास पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी इन्वायरमेंट में जो भी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो उसमें सेटअप कर सकते हैं। तो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है Node.js, जो कि हम इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप Node.js को डाउनलोड
करके तो अपने VS कोड के साथ उसमें सेटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम सेटअप कर लेते हैं तो हमने ऐप को क्रिएट करना होता है, फिर ओपन करना होता है, और उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो इस प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जिस तरह यहाँ पर VS कोड में जब आप लोग रिएक्ट को, नोड जेएस को आप इंस्टॉल कर लोगे, उसे सेटअप कर लोगे, ठीक है, तो हम इसके साथ साथ रिएक्ट की एक्सटेंशन जो हमें चाहिए होती है वो भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो फर्दर हम रिएक्ट का कोड लिखें तो हमें और ज़्यादा उसके फीचर्स मिल जाएं। इसमें ऑलरेडी क्योंकि नोड जेएस इंस्टॉल है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप VS कोड ओपन करेंगे, सिंपली टर्मिनल पे जाएंगे। जहां पर आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट का, आपने मेक श्योर करना है कि ये पाथ वही हो। और उसके अलावा आपने जहां पे भी नोड जेएस जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, उसका पाथ भी सेम होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऐप क्रिएट करने की कमांड है वो ये है कि आप टर्मिनल पे जाके npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद माई ऐप जो है, ये आपकी ऐप का नेम है, आप इसके अलावा और कोई नेम भी रख सकते हो। जिस तरह अगर मैं इसका नाम माई ऐप की जगह माई फर्स्ट ऐप या कुछ भी लिख सकती हूँ। तो इसको हम क्रिएट करते हैं, npx वो परमिशन मांग रहा है इसको प्रोसीड करने की। और जब मैंने ये कमांड एंटर की है तो वो जो पैकेजेस हैं, रिक्वायर्ड पैकेजेस, जिस तरह हमें रिएक्ट का पैकेज, रिएक्ट बूम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और ये सारे पैकेजेस को साथ साथ इंस्टॉल भी करें। तो इस काम में हमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। जब आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, जिस भी पाथ में होगी, तो उसके बाद हमने उसके इस फोल्डर पे जाना है, जो कि हम इस कमांड के थ्रू जाएंगे। और कमांड के थ्रू जाके हम npm स्टार्ट की कमांड टर्मिनल में लिखेंगे, और हमारे पास जो है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा आपके ब्राउजर में खुलता है, और उसको ऑटोमेटिकली ये जो यूआरएल है लोकल होस्ट और उसकी पोर्ट जो है वो 3000 ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाती है। जी, अब हमारा जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमने जो कमांड देनी है वो ये देनी है कि हम ये जो प्रोजेक्ट हमने माय फर्स्ट ऐप क्रिएट किया है, इसमें इसको एक्सेस करना है। अब ये माय फर्स्ट ऐप में चला गया है। इसको अगर हम यहाँ से भी देखें तो हमने सी में, यूजर में, टेम्प के फोल्डर में, ये देखें माय फर्स्ट ऐप, ये वाला फोल्डर क्रिएटेड है। ये अब जो फोल्डर है, जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब इसको रिएक्ट में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी फाइल को या इस फोल्डर को ओपन कर दूंगी। जो हमारे पास पाथ था,
टेम्प माय फर्स्ट ऐप, और ये फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जब ये फोल्डर सिलेक्ट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो हायरार्की आ जाती है, जिसमें ये बिल्ट इन नोड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास एक पब्लिक फोल्डर आएगा जिसमें आपको ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और जो भी आपकी जो है रिएक्ट के बाय डिफॉल्ट पीएनजी लोगोस, ये इसमें होंगे। अब आपने जो मेन कोड लिखना होता है वो लिखना होता है इस सोर्स वाले फोल्डर में। और सोर्स वाले फोल्डर में आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी बाय डिफॉल्ट एक बिल्ट इन सीएसएस फाइल भी है, एक जेएस फाइल भी है। ठीक है, और इसी तरह इंडेक्स सीएसएस, इंडेक्स जेएस, ये सारी फाइल्स आपके पास बिल्ट इन रिएक्ट में मौजूद होंगी, और इसको आपने डिलीट नहीं करना। इन्हीं फाइल्स को यूज करते हुए हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है। जी, अब हम एनाटॉमी ऑफ रिएक्ट प्रोजेक्ट देखते हैं कि जिस तरह अगर हमने माय फर्स्ट ऐप क्रिएट किया था तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास इसी तरह से फोल्डर्स बने हुए थे, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स और पैकेज जेसन। अब जो आपका पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर आपकी कुछ स्टैटिक फाइल्स जिस तरह इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इमेजेस, आइकन्स, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। जो मेन रिएक्ट का कोड है वो हम किस में लिखते हैं? सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारे पास ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल और इस इन्हीं दोनों की सीएसएस फाइल्स, जिसमें इन दोनों फाइल्स की प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग का कोड है वो गिवन है। अब ये फाइल्स क्यों इसमें मौजूद होती हैं? जो इंडेक्स डॉट जेएस है ये आपका बेसिकली एंट्री पॉइंट है रिएक्ट एप्लीकेशन का, जिसमें ये कोड लिखा होता है कि रिएक्ट का जो डोम ऑब्जेक्ट है ये किसी भी कंपोनेंट को आपके HTML, जो मेन HTML है, जो रूट है, उसके ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, मेन HTML कंटेनर के ऊपर। तो ये हमने देखा था कि हमारे पास रिएक्ट की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना मस्ट है। उसके अलावा जो कंपोनेंट जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है उसको भी जो है वो इंपोर्ट करना मस्ट है। और जो मेन कंपोनेंट जिसको हमने डिस्प्ले करवाना होता है वो हम लिखते हैं ऐप डॉट जेएस फाइल में। जिस तरह यहाँ पर हमने सिंपल एग्जांपल में एक ऐप का फंक्शन क्रिएट करवाया है और उसमें हमारे पास क्या आ रहा है? वेलकम टू रिएक्ट। ठीक है, और इसी तरह हम ये जब एक कंपोनेंट बनाएंगे ऐप का तो हमें उसे एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट इसलिए करना है ताकि हम उसे दूसरी किसी फाइल में यूज कर सकें। जिस तरह यहाँ पर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है तो इंडेक्स डॉट जेएस में ये इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पर इंपोर्ट का कौन सा कंपोनेंट हुआ है? ऐप। कौन सी फाइल में से? ऐप डॉट जेएस में से। अब हम इसका जो है वो इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि इंडेक्स डॉट जेएस जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो रिएक्ट के डिफरेंट वर्जन्स हैं तो कोड में थोड़ी सी वेरिएशंस हो सकती हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है उसने थोड़ी ज़्यादा लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट किया है, मगर ये अगर हम देखें तो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट ऐप, कि उसने ये वाला कंपोनेंट इंपोर्ट किया है और सेम रिएक्ट के डोम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए जो रूट आईडी है, रूट है, उसके ऊपर उसने ये कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब हम ऐप डॉट जेएस की वर्किंग देखते हैं। ऐप डॉट जेएस में भी हमारे पास क्या है? फंक्शन क्रिएट हुआ है ऐप के नाम से और उसको हमने एक्सपोर्ट किया। अब इसमें जो रिटर्न है ये यहाँ तक एज इट इज रहेगा। अब जो भी चीज आपने अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवानी है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवानी है, उसका आप HTML कोड लिख सकते हैं। जो ये कोड है ये बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का कोड होता है। ठीक है, कि रिएक्ट का अपना इंट्रोडक्टरी पेज का कोड होता है, आप इसको चेंजेस भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिव कंटेनर है इसको हम ऐसे ही रहने देते होते हैं। जो यहाँ पर हेडर से लेके ये कोड है इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है।
ये हम cd कमांड से आगे हुए थे। अब उसके बाद हमने एक कोड को रन करने के लिए कमांड लिखनी है npm start। अगर आपका पोर्ट 3000 पे अगर कोई कोड चल रहा है तो वो आपसे कंफर्मेशन करेगा कि हम किसी और पोर्ट पे ये कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यस, हम लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से अब उसने जो मुझे पोर्ट असाइन दी है वो दी है 3002। अब समटाइम्स आपके ब्राउजर कंपेटेबिलिटी का भी इशू आता है, जिस तरह यहाँ पर जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इतनी अच्छी तरह से मुझे आउटपुट नहीं शो हो रहा। बट मैं अगर इसको गूगल क्रोम पे ट्राई करूँ तो इसका आउटपुट मुझे सही शो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास ये रिएक्ट का आउटपुट आ गया है। अब ये कैसे आया है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये इसको रेंडर करने का इसका लोगो, ये सारा टेक्स्ट ये हमें कोड में गिवन था। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एडिट सोर्स ऐप कोड सेव टू रीलोड। और ये जो लिंक दिया हुआ है, जिस तरह हम एंकर टैग से लिंक क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह लिंक भी दिया हुआ है। इस तरह उसके हेडर में हेडर क्रिएट किया हुआ है। अगर हम इस कोड के अंदर ही ऐड कर दें अपना कोड H1 और हम देते हैं वेलकम टू रिएक्ट। अब इसी तरह मैंने इस फाइल में चेंजेस किए हैं तो मैं इसे कंट्रोल S करके सेव करूंगी। और यहाँ पर जो है मेरे ब्राउजर में ये चेंज आ जाएगा, वेलकम टू रिएक्ट। क्योंकि ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये ऑलरेडी उसके हेडर में डिस्प्ले किया हुआ है, तो हेडर से निकल के मैंने उसके जो बॉडी है उसमें ये वेलकम टू रिएक्ट लिखा है। अब इस कोड को मैं अगर रिमूव भी करूं या मैं इसे कमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, रिएक्ट में हम लोग मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं सेव करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जस्ट वेलकम टू रिएक्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो रिएक्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। जी, इसी तरह हम लोग रिएक्ट का कोड डिबग भी कर सकते हैं कि अगर हमारे कोड में कोई एरर्स कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी गलती करती हूँ तो मेरे पास ब्राउजर की कंसोल विंडो में भी वो आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा रिएक्ट के कुछ डेवलपर टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कोड को डिबग करने के लिए। या मैं अपने कोड के अंदर भी जो है वो लिख सकती हूँ कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, कि मुझे लॉग फाइल में पता चल जाए कि कंपोनेंट में क्या एरर आ रहा है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या जो हमारा कोड है उसका में से एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अब अपनी इस कोड में कुछ थोड़ी सी सिंटैक्स एरर या करने की कोशिश करती हूँ और मैंने उसे सेव कर दिया। ठीक है, अब सेव करने के बाद मैं अपना ब्राउजर देखूंगी। अच्छा, यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं ये जो हेडर है, अगर इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, इसको मैं ऐसे करती हूँ। अब देखो ये कमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं हुआ और मुझे यहाँ पर इसकी कंसोल विंडो में भी एरर मिल गया और मुझे इसकी प्रॉब्लम्स भी शो हो रही हैं। यहाँ पर मुझे इसके एरर्स भी शो हो रहे हैं और
इस पेज पे भी मैं जैसे ही ब्राउजर पे गई हूँ, तो वो ब्राउजर भी जो है मुझे बता रहा है कि आपके इस फाइल में, इस सेक्शन में ये एरर्स आ रहे हैं। तो मैं जो एरर्स अपने हैं वो मेरे ब्राउजर की कंसोल विंडो पे भी मुझे नजर आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो है टर्मिनल पे, जो इसका टर्मिनल है उस पे भी नजर आ सकते हैं। और मेरे पास जो है डिबग कंसोल की भी इसमें विंडो है, जिसके थ्रू मेरे पास एरर्स आ सकता है। उसके लिए मैं कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन यूज करती हूँ, और इसको हम दोबारा से सेव करते हैं। तो यहाँ पर वो सेम एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो इसका स्टार्टिंग है उसका कोड नहीं चेक किया। जो स्टार्टिंग है कमेंट, उसको अभी तक मैंने नहीं ठीक किया, तो वहां जहां पर एरर आएगा मेरे कोड की कंपाइलेशन वहीं पर ही रुक जाएगी। जिस तरह हमारे पास दूसरे एडिटर्स में एरर्स एरर्स शो हो जाते हैं, इसी तरह हमारे पास VS कोड में भी रिएक्ट से रिलेटेड एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो सकते हैं।